Good evening, my loving nursing student. Myself Sanjay Sharma, क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर इन मीरा मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड हॉस्पिटल के फेसबुक पेज पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज आपके साथ फिर मैं एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूं। हमने पहली वीडियो में मेंटल हेल्थ के बारे में पढ़ा था और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंटली हेल्दी पर्सन के बारे में पढ़ा था। टुडेज माय टॉपिक मेंटल हेल्थ का पार्ट सेकंड, जिसके अंदर हम आज कुछ मिसकंसेप्शन के बारे में पढ़ेंगे और क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर की क्लासिफिकेशन को कितने भागों में डिवाइड किया है उसके बारे में हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। पढ़ने से पहले मैं आप सभी से आग्रह है कि वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें इस वीडियो को। और मैं जब मेरी क्लास होती है तो आप सभी को पता है कि नोटबुक और पेन जरूर लेकर बैठे और कुछ जो पॉइंट्स हैं उनको आप नोट करें और साथ साथ में उन चीजों को समझें कि आपको पढ़ने में आसानी होगी। हमने अभी कल मैंने मेंटल हेल्थ के बारे में पढ़ाया था और उस कैरेक्टरिस्टिक्स बताए थे मेंटली हेल्दी पर्सन के। आज कुछ मिसकंसेप्शन। जब भी मेंटल हेल्थ या मेंटल इलनेस के बारे में जब बात आती है तो उसके साथ बहुत सारे मिसकंसेप्शन पहले आते हैं। यानी कि कोई भी मेंटल इलनेस की बीमारी आती है तो हमारे जो सोसाइटी है, हम जहाँ रहते हैं, वहां पर मिसकंसेप्शन बहुत ज्यादा है इसको रिलेटेड की मेंटल इलनेस को थोड़ा गलत समझते हैं। मेंटल इलनेस के रिलेटेड बहुत सारे मिसकंसेप्शन है, तो उनके बारे में आज हम बातचीत करेंगे कि भी क्या क्या मिसकंसेप्शन है और कैसे हैं और किस कारण है, उनके बारे में बात करेंगे। और सच में हम उसकी ट्रू भी बताएंगे कि सत्य क्या है। यानी मिसकंसेप्शन तो है, मिसकंसेप्शन का क्या मतलब है, यानी आज हम टॉपिक करेंगे मिसकंसेप्शन अबाउट मेंटल इलनेस डिसऑर्डर। यानी किस रिलेटेड मिसकंसेप्शन, किस मेंटल इलनेस के डिसऑर्डर, मेंटल डिसऑर्डर होते हैं उनके रिलेटेड क्या मिसकंसेप्शन। मिसकंसेप्शन का मीन समझना। मिसकंसेप्शन का मीन है अंधविश्वास या गलत भ्रांतियां। यानी जो गलत थॉट है या जो गलत भ्रांतियां फैली हुई है उनके बारे में पढ़ेंगे, या अंधविश्वास। यानी मिसकंसेप्शन का मीन है क्या है, अंधविश्वास या गलत भ्रांतियां। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि जो मेंटल इलनेस है वो क्या, मेंटल इलनेस कोज्ड बाय सुपर नेचुरल एंड सुपरस्टिशियस पावर या फैक्टर। इस पॉइंट को समझना। जहां तक लोगों का मानना है कि जो ये बीमारी होती है, जो मेंटल इलनेस होती है, वो हमें भूत प्रेत से, बाहरी आत्मा से, कोई बुरे कामों से या हमारे बुरे कर्मों से या पिछले जन्म के जो बुरे कर्म किए थे उनकी वजह से हमें बीमारी पैदा होती है। पर आज के समय में हम जो साइकेट्री नर्सिंग पढ़ते हैं या मेंटल हेल्थ नर्सिंग पढ़ते हैं उसके रिलेटेड ये चीजें सत्य नहीं है। यानी ये चीजें सही नहीं है। ये क्या है, मिसकंसेप्शन है। आप सभी नर्सिंग, साइकेट्री नर्सिंग में पढ़ते हैं कि जब डोपामिन का लेवल इंक्रीज हो जाता है हमारी बॉडी के अंदर तो क्या होता है, सिजोफ्रेनिया की कंडीशन आती है, आपने पढ़ा होगा। और जब सीरोटोनिन का लेवल डिक्रीज हो जाता है तो क्या, कौन सी प्रॉब्लम आती है, डिप्रेशन की प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये लोगों का मिसकंसेप्शन बना हुआ है कि हमें पुरानी जन्मों के पाप से, भूत प्रेत से, जैसे सुपरनेचुरल थ्योरी भी है वो चाइल्ड उसमें कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में जो पढ़ते हैं तो उनकी वजह से। पर ट्रू क्या है, सत्य क्या है, जैसे कि भी इसके पीछे बहुत से रीजन हो सकते हैं। जैसे कि न्यूरोट्रांसमीटर्स जो है उनकी एबनॉर्मलिटी आ जाए उसकी वजह से भी हो सकता है, या हमें कोई ट्रॉमा हो जाए, इंजरी हो जाए, यानी हेड इंजरी हो जाए, उनकी वजह से हमें ये प्रॉब्लम आ सकती है। किसी न्यूरो जो ट्रांसमीटर है इनमें जो केमिकल्स है उसका लेवल इंक्रीज हो सकता है या डिक्रीज हो सकता है, उसकी वजह से हमें प्रॉब्लम आती है। यानी आज की क्लास में हम जब मिसकंसेप्शन पढ़ेंगे उसके साथ साथ में उसका ट्रू भी बताएंगे कि भी आपको बताएंगे सत्य क्या है, यानी लोगों का मानना क्या है और उसका सत्य क्या है। ये था फर्स्ट पॉइंट। यानी कि लोग क्या कहते हैं कि मेंटल इलनेस कोज्ड बाय सुपर नेचुरल या सुपरस्टिशियल पावर या फैक्टर की वजह से। पर सच ट्रू क्या है कि या तो न्यूरो जो ट्रांसमीटर अबनॉर्मलिटी हो जाए, हेड इंजरी हो जाए या ट्रॉमा हो जाए, उनकी वजह से ये प्रॉब्लम हमें आ जाती है। अब सेकेंड पॉइंट है कि ट्रीटमेंट इज नॉट अवेलेबल इन मेंटल इलनेस या मेंटल डिसऑर्डर। यानी लोगों का सेकंड पॉइंट क्या है कि मेंटल इलनेस पर ये मिसकंसेप्शन है कि भी इसका कोई ट्रीटेबल नहीं है, यानी कोई इलाज नहीं है, पर ऐसा नहीं है। यानी ये क्या है, मिसकंसेप्शन है, इलाज नहीं है।
यानी कुछ अपवाद है जरूर हैं, यानी जैसे सीजोफ्रेनिया हो गया, मेनिया हो गया, उनका इलाज है। पर क्या है, जैसे कि भी आप एक जनरल बीमारी को देखें, जैसे कैंसर है, कैंसर की भी अगर स्टेज यानी ऊपर हाई स्टेज है या लास्ट स्टेज है या पीक स्टेज है, उस पर उसका इलाज नहीं है। पर जहां तक मेरा मानना है कि इलाज है, यानी साइकेट्रिक जो मेंटल इलनेस है उसका इलाज है ईसीटी। जैसे सुसाइडल टेंडेंसी होगी, सीवियर डिप्रेशन के लिए ईसीटी यूज करते हैं। एंटी साइकोटिक्स ड्रग्स होती हैं जो साइकोसिस या न्यूरोसिस प्रॉब्लम होती है उनके अंदर यूज करते हैं। बहुत सी है, जैसे हेलोपेरिडोल, रेस्पिरिडोल्स, बहुत सारी मेडिसिन आती है, क्लोंजिपाम, डेजिपाम, यानी ये क्या है, ये वो एंटी साइकोटिक्स ड्रग्स है, यानी ये यूज करते हैं हम, जैसे कोई भी एंटी साइकोसिस प्रॉब्लम होती है इनके अंदर। यानी ऐसे की भी जैसे बहुत सी कंडीशन उनमें नहीं है, जैसे अपवाद बताए हैं मैंने, सीजोफ्रेनिया, मेनिया, इनकी जब पीक स्टेज आ जाती है तो नहीं है। जैसे कैंसर की पीक स्टेज है तो नहीं है। जैसे ट्यूबरक्लोसिस था, उसकी भी फर्स्ट टाइम नहीं थी मेडिसिन, उसके बाद में हुई, डिस्कवर हुई, बनी, उसके बाद अब जो डोट्स थेरेपी चल रही है। कोविड की भी तो नहीं थी मेडिसिन, कोविड जब आया था, कोरोना वायरस आया था तो उसकी भी मेडिसिन नहीं थी, पर अब कोविड की अब वैक्सीन बनी है। तो इसलिए कि ये भी एक मिसकंसेप्शन है कि जो मेंटल डिसऑर्डर है वो ट्रीटेबल है। ठीक है। अब थर्ड पॉइंट है, मेंटल इल मदर ऑलवेज किल टू हिज चाइल्ड, यानी एक ये भी मिसकंसेप्शन है कि जो मेंटली इल जो मदर होती है वो अपने बच्चे को मार देती है, पर ऐसा कुछ नहीं है। यानी जैसे अखबारों में हम बहुत पढ़ते हैं कि ऐसा आता है कि माँ ने खाने में जहर डालकर सभी को मार दिया और साथ में आपने आत्महत्या कर ली, ऐसी आती है। और भी बहुत सी न्यूज आती है कि उन्होंने खाने में जहर डाल दिया, सभी ने खा लिया और सुबह देखा तो कोई, यानी सभी ने की मृत्यु हुई थी। यानी ऐसा, ये क्या है, ये इमोशनली डिस्टर्बेंस आ जाए। या जैसे कि भी हम मूवीज में देखते हैं कि कई बार होता है कि हिंदू और मुस्लिम लड़की के बीच में वो लव अफेयर चलते हैं, तो उनकी वजह जब हिंदू वाले मुस्लिम लड़की को एक्सेप्ट नहीं कर पाते और मुस्लिम लड़की वाले हिंदू लड़के को नहीं एक्सेप्ट कर पाते कि उनमें हमारी मैरिज नहीं हो सकती, उनकी वजह से कई बार पेरेंट्स है वो या मदर है वो इमोशनली डिस्टर्बेंस होकर अपनी लड़की या लड़के को खाने में कुछ डालकर मारते, यानी वो अलग बात है, वो अलग है। पर ये ऐसा नहीं है कि हर मदर किसी को यानी अपने बच्चे को किल कर देती है। ये है थर्ड पॉइंट। उसके अंदर फोर्थ पॉइंट है कि मेंटल इल पेशेंट इज मोर डेंजरस देन अदर, यानी कि भी देन अदर जो पेशेंट है एडमिट इन जनरल हॉस्पिटल। यानी ये भी एक मिसकंसेप्शन है कि उनका मानना है कि जो मेंटली इल पर्सन है वो बहुत ज्यादा डेंजरस होता है, खतरनाक होता है, इनको जनरल हॉस्पिटल में एडमिट नहीं करना चाहिए या जनरल पेशेंट के साथ एडमिट नहीं करना चाहिए। इन्होंने कंपैरिजन किसके साथ, जनरल हॉस्पिटल के अंदर जो एडमिट पेशेंट है उनके साथ कंपैरिजन किया है कि उनके साथ उनको नहीं रखना चाहिए, पर ऐसा नहीं है। यानी कुछ अपवाद जरूर है, जैसे मेनिया और सीजोफ्रेनिया वाले पेशेंट होते हैं जो थोड़ी सी ओवर एक्टिंग करते हैं, यानी थप्पड़ भी मार देते हैं डॉक्टर को या स्टाफ नर्स होते हैं उसको थप्पड़ भी मार देते हैं, या इंजरी भी, नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है, ऐसा कुछ अपवाद जरूर है। पर सभी मेंटली इल पेशेंट को तो यानी नहीं होते। जैसे फोबिया का पेशेंट हो गया, ओसीडी का पेशेंट हो गया, एंजाइटी का पेशेंट हो गया, ये सभी तो यानी हार्मफुल डेंजरस नहीं हो सकते। ऐसे तो फिर जनरल हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं वो पेशेंट भी डेंजरस हो सकते हैं। जैसे कि भी बहुत बार देखते हैं हम हॉस्पिटल में जाते हैं तो हमारे रिलेटिव्स होते हैं, वो एडमिट होता है हमारा पेशेंट, तो अगर स्टाफ नर्स अच्छा ट्रीटमेंट नहीं दे रही या टाइम पर नहीं पहुंच रही तो उनके रिलेटिव उनके पर भड़क जाते हैं, मारपीट तक आ जाते हैं, गाली गलौज तक आ जाते हैं कि हमारे पेशेंट का इलाज क्यों नहीं हो रहा, वो कब से इंजेक्शन लगाना था वो इंजेक्शन नहीं लगाया। बहुत सी कंडीशनों में उनके साथ लड़ाई झगड़े कर देते हैं, तो इसलिए वो तो फिर वो मेंटली इल तो नहीं है ना, इसलिए इनका की डेंजरस। हाँ, कुछ अपवाद जरूर है, सीजोफ्रेनिया, मेनिया है वो अपवाद है, उनमें बहुत सी कंडीशन में हो सकता है कि वो यानी कि भी लड़ाई झगड़े वाले होते हैं, उनका नेचर ऐसे होता है, मूड स्विंग्स आते हैं कि जिनमें वो लड़ाई झगड़ा यानी अग्रेसिव हो जाते हैं। पर हर पेशेंट को हम डेंजरस नहीं मान सकते, जैसे ओसीडी हो गया, फोबिया हो गया, एंजाइटी का, इसलिए सभी डेंजरस नहीं होते। फिफ्थ पॉइंट है, मेंटल इल पेशेंट ऑलवेज एडमिट इन असलम, यानी कि भी इनका मानना है
फिफ्थ मिसकंसेप्शन क्या है कि सभी जो मेंटली इल पेशेंट है उनको किसके अंदर एडमिट करके वो असलम क्या होता है, जो पागल यानी जो मेंटल हॉस्पिटल होता है, जो पागल खाना होता है उसको क्या बोलते हैं, असलम बोलते हैं। असलम में एडमिट करके वो, अब जरूरी थोड़ी है सभी पेशेंट को उसके अंदर रखना यानी असलम के अंदर। बहुत सी कंडीशन में जैसे देखते हैं हम कि जैसे कि भी बहुत से कंडीशन में जैसे कि मैंने बताया सीजोफ्रेनिया मेनिया या अपवाद है, इन पेशेंट को अगर अग्रेसिव होते हैं या मूड स्विंग्स आते हैं तो इन पेशेंट को रखना जरूरी है। पर हर पेशेंट को रखना जरूरी नहीं है। जैसे ओसीडी हो गया, फोबिया हो गया, एंजाइटी, इन पेशेंट को नहीं रखना जरूरी होता कि उनको असलम में ही रखें। ऐसे तो हम जनरल हॉस्पिटल में कोई जनरल प्रॉब्लम के साथ जाते हैं, हम हॉस्पिटल में जाते हैं तो डॉक्टर से कई बार तो हमें मेडिसिन लिख कर दे देता है कि 5 दिन की मेडिसिन है, ये लेनी है, उसके बाद में आप फिर 5 दिन बाद में आप मेरे को वापस मिलना है, कंसल्ट करना है, तो ऐसे भेज देता है। और अभी रिसेंटली कोविड चल रहा था, कोरोना वायरस जो अभी चल रहा है, उस कोविड में क्या था कि बहुत से पेशेंट थे वो पॉजिटिव आ रहे थे पर एसिम्टोमेटिक थे। उनको भी तो क्या कह रहे थे, डॉक्टर्स कह रहे थे कि आप घर पर रहो, आइसोलेशन रहो, अपना ध्यान रखो और गर्म पानी पियो और गर्म पानी के अंदर नमक डालकर गरारे करो। ऐसे कुछ प्रिकॉशंस बता रहे थे कि डॉक्टर कह रहे थे घर पर रखो, तो फिर उनको एडमिट क्यों नहीं किया? तो इसलिए हर पेशेंट को जरूरी नहीं है कि उसके अंदर एडमिट किए करे, यानी ये फॉल्स है, यानी ट्रू नहीं। ट्रू ये है कि हर पेशेंट को नहीं हम उसके अंदर कर सकते, कि हर पेशेंट को एडमिट नहीं कर सकते। वो तो डॉक्टर्स के पास हम जाते हैं जिसको लगता है कि कोविड के सिम्टोमेटिक है तो डॉक्टर कहता है, सीरियस भी है तब डॉक्टर कहता है कि भी हम कोविड वाले पेशेंट को एडमिट करना है या अदर कोई कंडीशन के साथ। यानी हर पेशेंट को हम मेंटली जो मेंटल हॉस्पिटल उसके अंदर एडमिट नहीं कर सकते, जैसे फोबिया और सीडी या एंजाइटी जो प्रॉब्लम्स है उनके साथ नहीं। जैसे अपवाद है, जैसे सीजोफ्रेनिया मेनिया, उनके अंदर बहुत सी अगर पीक लेवल है तो कर सकते हैं। और साथ में हम जब मेंटल हेल्थ के बारे में कुछ जो पढ़ते हैं, थ्योरीज पढ़ते हैं, उनके अंदर जैसे बिहेवियरल थ्योरी हो गया, बहुत सी थ्योरी में ग्रुप थेरेपीज होगी, थेरेपीज पढ़ते हैं, उनमें क्या कहते हैं कि भी घर पर रखो, कि घर पर रहेंगे, घर वालों के साथ अटैचमेंट रहेगा तो घर वालों के साथ अच्छी तरीके से बात करेगा, उनके साथ रहेगा तो क्या पता मूड चेंज हो जाए और उसकी जो प्रॉब्लम है वो जल्दी रिकवरी हो जाए, ये भी तो हो सकता है। इसलिए ये भी एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि मेंटली इल पेशेंट ऑलवेज एडमिट इन असलम, यानी कि भी जरूरी नहीं है हर पेशेंट को असलम के अंदर रखा जाए। 6 पॉइंट क्या है, ट्रीटमेंट या मेडिकेशन विल बी टेकन लाइफ लॉन्ग बाय द पेशेंट। ये भी एक बहुत बड़ा यानी मिसकंसेप्शन है कि ट्रीटमेंट या मेडिसिन यानी जो मेंटली इल पर्सन है उनकी लाइफ लॉन्ग चलती है। ये मिसकंसेप्शन फैला हुआ है कि जो मेडिसिन है लाइफ लॉन्ग चलती है, पर ऐसा जरूरी थोड़ी है। ऐसे तो जनरल जैसे डायबिटीज मेलाइटिस है उनकी भी तो इंसुलिन थेरेपी चलती है, इंसुलिन के इंजेक्शन लगते हैं, या जो जिनको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है तो एंटी हाइपरटेंसिव लाइफ लॉन्ग चलती है उनकी मेडिसिन, या जो कार्डिक पेशेंट होते हैं उनकी भी मेडिसिन लाइफ लॉन्ग चलती है। तो इसलिए वो मेंटली इल तो थोड़ी है, यानी कि भी इसको थोड़ा सा और नजरिए से देखते हैं कि जो मेंटली इल है उसकी ही लाइफ लॉन्ग मेडिसिन चलती है, ऐसा जरूरी नहीं है। यानी ये जरूरी नहीं है, ये एक मिसकंसेप्शन है। जैसे मैंने अभी बताया डायबिटीज की चलती है, हाइपरटेंशन वाले जो पेशेंट है उनकी लाइफ लॉन्ग चलती है, ऐसे ही इनमें बहुत से पेशेंट हैं उनकी लाइफ लॉन्ग मेडिसिन भी चल सकती है। जैसे सीजोफ्रेनिया मेनिया है, इनकी लाइफ लॉन्ग चल सकती है मेडिसिन, इसलिए ये भी एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। 7 नंबर मिसकंसेप्शन क्या है, मेंटल इलनेस इज क्योर या ट्रीटेबल आफ्टर मैरिज। क्या है कि जो है मेंटल इलनेस है वो क्योरेबल और ट्रीटेबल आफ्टर मैरिज, यानी कि इस पॉइंट को समझो। अगर ऐसा होता तो शादी के बाद में भी बहुत से लोग मेंटली क्यों हो जाते हैं? यानी अगर शादी करने से अगर कोई सही हो जाता है, ट्रीटेबल हो जाता है, ये तो मिसकंसेप्शन है। अगर ऐसा होता तो फिर शादी के बाद में भी बहुत से जो पर्सन है वो मेंटली अपसेट हो जाते हैं या मेंटली इल हो जाते हैं, उन पर जिम्मेवारियां बढ़ जाती है, अपनी बढ़ जाती है कि मेरे को अपना खाना करना है, जो पत्नी है उसकी भी खाने का ध्यान रखना है, और भी बहुत चीजें उनकी जो बेसिक डिमांड है उनको पूरा करना है, अपनी जो बेसिक डिमांड है उनको पूरा करना है। इनके वजह से यानी कि भी मैरिज के बाद में बहुत हो जाते हैं, मेंटली इल हो जाते हैं, वो हैंडल नहीं कर पाते सिचुएशनों को। यानी छोटी उम्र में अगर उनकी मैरिज हो जाए तभी वो थोड़ा ज्यादा बर्डन हो जाए तभी हो सकते हैं। यानी ये जरूरी नहीं है
कि मैरिज के बाद में वो सही हो जाते हैं। हाँ कई बार हो जाता है, कई जो ड्रामे करते हैं, कई जो लड़के होते हैं वो ड्रामे करते हैं, उनमें वो ट्रीटेबल हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल मैं बताता हूँ मैं आपको कि बहुत सारे फ्रेंड है, 3-4 फ्रेंड है, वो सेम एज के हैं, यानी फ्रेंड है वो क्या है सेम एज के हैं। तो उनमें से 3 फ्रेंड्स की मैरिज हो जाती है, 3 फ्रेंड की क्या हो जाती है मैरिज हो जाती है। तो 3 फ्रेंड की मैरिज हो जाती है और एक फ्रेंड है उसकी मैरिज नहीं हो रही, और उनके बच्चे भी हो जाते हैं, बड़े बड़े भी हो जाते हैं, 3-3, 4-4 साल के हो जाते हैं, 7-7, 8 साल के बच्चे हो जाते हैं। तो वो साथी उसको कह सकते हैं कि अरे यार तेरी शादी क्यों नहीं हो रही, घर वाले तेरी शादी क्यों नहीं कर रहे, क्या बात है, तेरे को कुंवारा रखेंगे या तेरी शादी नहीं करेंगे, तेरे को सन्यासी बनाकर रखेंगे, यानी ऐसे कुछ उससे उसका मूड चेंज हो सकता है। तो फिर वो घर पर जिम्मेवारियों को अच्छी तरीके से नहीं समझेगा, काम में ध्यान नहीं लगाएगा, जो उसको कुछ काम बोलेंगे उसको ध्यान से नहीं सुनेगा, कोई बातें ध्यान से नहीं सुनेगा, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा जो दिखाएगा। तब घर वाले सोचते हैं कि इसका दिमाग खराब हो गया है, इसका दिमाग खराब हो गया है, इसकी मैरिज कर देते हैं, जब पत्नी आएगी तो अपने आप सही हो जाएगा। यानी ऐसा कुछ जो है विलेज के अंदर ऐसा कुछ मानते हैं, यानी वो एक ड्रामा कर रहा होता है जो लड़का, वो क्या करता है उसके बाद उसकी मैरिज कर देते हैं। मैरिज करने बाद वो किसके लिए ड्रामा कर रहा है, मैरिज के लिए ड्रामा कर रहा था, और उसके बाद उसकी मैरिज हो जाने के बाद में वो ठीक हो जाता है। उन कंडीशनों में ये बात स्टिक बैठ सकती है, यानी ये मिसकंसेप्शन सही बैठ सकता है। पर जो रियल है, रियल के अंदर ऐसा नहीं है। क्या है, मेंटल इलनेस क्योरेबल ट्रीटेबल आफ्टर मैरिज। अगर ऐसा होता तो बहुत से पर्सन शादी के बाद में भी मेंटल क्यों हो जाते हैं, मेंटल इल क्यों हो जाते हैं। इसलिए ये बातें, ये सभी मिसकंसेप्शन है। यानी जब हम मेंटल हेल्थ पढ़ते हैं उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ साथ में मेंटल यानी कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ साथ ये कुछ मिसकंसेप्शन भी आते हैं। यानी इनके बारे में आप ये अगर इनको बार बार रिपीट करोगे तो आपको समझ में आए। बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता है, मेंटल हेल्थ का एग्जाम होता है उसके अंदर क्वेश्चन आ जाता है कि मिसकंसेप्शन क्या क्या है अबाउट मेंटल डिसऑर्डर एंड मेंटल हेल्थ। तो ये 7 पॉइंट थे, इनके बारे में हमने अभी डिस्कशन किया है। इसी के साथ में हम एक छोटा सा टॉपिक और करते हैं साथ में, वो है क्लासिफिकेशन ऑफ डिसऑर्डर। क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर या मेंटल इलनेस के बारे में। यानी क्लासिफिकेशन किसके बारे में, मेंटल डिसऑर्डर या मेंटल इलनेस। यानी कि जब हम मेंटल डिसऑर्डर पढ़ते हैं उससे पहले उसकी क्लासिफिकेशन है। तो इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 3 पार्ट्स में। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 3 पार्ट्स में। तो फर्स्ट पार्ट कौन सा है, इंडियन क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर या इलनेस। फर्स्ट क्या है कि हम इंडिया के हैं तो क्या करेंगे, स्वदेशी अपनाएंगे। पहले क्या अपनाएंगे, स्वदेशी। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, इंडियन क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर या मेंटल हेल्थ के बारे में। ये किसने इंट्रोड्यूस, ये दिया है, ये क्लासिफिकेशन किसने दी है, ये दिया इंडियन साइकेट्रिस्ट एसोसिएशन ने। किसने दिया, इंडियन साइकेट्रिस्ट एसोसिएशन ने दी है। और सेकंड क्या है, ICD-10। इसके बारे में बहुत से बच्चे पढ़ा होगा आपने, ICD-10 इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसऑर्डर। क्या है, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसऑर्डर 10 मतलब 10 चैप्टर है, जैसे 1, 2, 3, 4 ऐसे कुछ चैप्टर है। उनके अंदर बहुत सी डिसीज कंडीशनों को रखा गया है कि पहले चैप्टर में कौन सी है, सेकंड में क्या है, थर्ड में क्या है, ऐसे कुछ है। वो आगे की क्लास में हम अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, उनके बारे में बताएंगे कि भी क्या है, कौन से चैप्टर में क्या चीजें हैं, उनके बारे में बातें करेंगे। और ये किसने, ये जो क्लासिफिकेशन है किसने दी थी, ये WHO ने। किसने दिया, ध्यान में रखना, कई बार एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं ICD-10 जो है क्लासिफिकेशन है किसने इंट्रोड्यूस की है, तो बता देना ये क्लासिफिकेशन WHO ने इंट्रोड्यूस किया। और थर्ड टाइप कौन सा है, DSM-4। अब फिफ्थ भी आ गया, पर हम जो नर्सिंग जो हमारा सिलेबस है उसके अंदर हम DSM-4 ही पढ़ते जा रहे हैं। DSM-4 का मतलब, DSM का मीन है डायग्नोस्टिक स्टैटिकल मैनुअल्स, यानी DSM। D का मतलब डायग्नोस्टिक, S का स्टैटिकल, M का मतलब मैनुअल्स, 4th। और ये किसने इंट्रोड्यूस की है, ये क्लासिफिकेशन अमेरिकन साइकेट्रिस्ट एसोसिएशन दी है। किसने दी है, अमेरिकन साइकेट्रिस्ट एसोसिएशन ने ये जो क्लासिफिकेशन दी है। यानी ये थी थोड़ी सी क्लासिफिकेशन के बारे में कि भी कौन कौन सी क्लासिफिकेशन है।
3 टाइप्स है क्लासिफिकेशन के मेंटल डिसऑर्डर के। इंडियन क्लासिफिकेशन हो गया फर्स्ट, सेकंड ICD-10 और थर्ड है DSM-4। हम आगे की क्लास में इनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। अभी आपका बेस क्लियर कर रहा हूं कि धीरे धीरे आपको जो मेंटल हेल्थ नर्सिंग सब्जेक्ट है इसके अंदर आपको इंटरेस्ट आना लग जाए और अच्छे तरीके से। और आगे मैं प्रयास करूंगा कि ये जो क्लासिफिकेशन आपको मैं बोर्ड पर समझाने की कोशिश करूंगा, यानी बोर्ड का यूज करके आपको इन चीजों को मैं अच्छे तरीके से आपके साथ एक्सप्लेन करूं और अच्छा समझाऊं, जिससे आपको अच्छा समझ में आए। अभी मैंने आज की क्लास में आपको मिसकंसेप्शन के बताया था, 7 मिसकंसेप्शन के बारे में बताया, उसके बाद उसकी क्लासिफिकेशन बताई थी। इसको आप इस वीडियो को बार बार देखोगे तो मैं आशा करता हूं आपको जरूर समझ में आएगी और मिसकंसेप्शन भी आपके क्लियर हो जाएंगे। और आज की क्लास में मैंने मिसकंसेप्शन के साथ साथ में ट्रू भी बताया है कि सच्चाई क्या है और मिसकंसेप्शन क्या फैले हुए हैं। और मैंने पीछे की क्लास में मेंटल हेल्थ के बारे की डेफिनेशन के बारे में किया था और मेंटली हेल्दी पर्सन के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात किया है। और इस आज की क्लास में आपके लिए इतना ही। उस वीडियो के ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें। इसी के साथ हम नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।